आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एलपीजी क्राइसिस पर हम बात करेंगे। एलपीजी क्राइसिस रियल है। अभी मैं उत्तराखंड गया था, मुंशियारी, उसका व्लॉग मैंने सुकून चैनल पे डाला है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो वहां पे मैंने जब लोगों से बात की तो मुझे पता चला कि हाँ भाई 25-30 दिन से सिलेंडर नहीं आ रहा है। कमर्शियल सिलेंडर की बात कर रहा हूं, बट मुझे नॉर्मल लोगों के यहाँ भी ये प्रॉब्लम लगी कि सिलेंडर की दिक्कतें हैं। देखिए, वैसे भी भारत के जो 30%, 5 मार्च से ये डिसीजन लिया गया, आज हम 21वें दिन वॉर पे हैं, कि जो 30% सिलेंडर्स है ना कमर्शियल, वो डाइवर्ट होंगे। सबसे पहले लोगों को पहुंचाओ, कमर्शियल बाद में देख लेना, ठीक है। तो ये दिक्कतें हैं, एलपीजी क्राइसिस इज रियल। लेकिन दोस्तों ये गहराने वाला है। दो चीजों पर हम ध्यान देंगे। पहली बात, भारत की जो एनर्जी नीड्स है, अभी करंट सिनारियो क्या है। दूसरा, कि भारत क्या कर सकता है। और तीसरा, ये कितना ज्यादा संकट और गहरा सकता है। एक एक पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, परसों से हमारी गूगल एआई टूल्स, जितने भी एआई टूल्स है गूगल के, हम सारी चीजें आपको बताएंगे, मतलब एक एक टूल को यूज करना। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 600 रुपए का कोर्स है, फ्री ई बुक भी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखो, भारत जो है, अगर हम एलपीजी और एलएनजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी में तो मेनली आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है ना, एल्केन होता है, CnH2n+2, तो C3H6, C3H8, C4H10, राइट। अब इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। हम एलपीजी बाहर से मंगाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हम चौथे सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, वो भी हम बाहर से मंगाते हैं। लेकिन दोस्तों, गैस सप्लाई शॉक, क्योंकि हम ये चीजें मंगा रहे हैं, हम अपनी एनर्जी बाहर से मंगा रहे हैं, तो गैस सप्लाई शॉक आया था 3 साल पहले भी। तो 2022 और 23 में सरकार ने ये बोला कि भाई देखो, ये तो कभी भी आ सकता है, तो हमको एक प्लान की जरूरत है। हम एक प्लान बनाएंगे जिससे कभी भी एलपीजी की प्रॉब्लम हो, एलएनजी की प्रॉब्लम हो, तो हम उससे उबर पाए। तो इसके लिए जो भारत की पीएनजीआरबी है, जुलाई 2023 में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, उन्होंने एक प्लान प्रपोज किया और उन्होंने बोला कि देखो, जो नेचुरल गैस स्टोरेज है, अब हम अपनी खुद की बनाएंगे। हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें 20-30 साल का वक्त लगेगा, ये लंबा प्लान है। तो पीएनजीआरबी ने सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को बोला कि एक स्टडी बनाइए। मतलब देखिए, पूरा भारत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा भारत है, तो आप एक बिजनेस प्लान बनाइए जिसमें आप ये बताएंगे कि इसमें कितनी कॉस्ट आएगी, वो कौन सी लोकेशंस है जहां पे आपको स्टोरेज मिलेगी, भारत में एनर्जी भंडार कहां पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे मीथेन बहुत नीचे आपको मिलेगी, मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, नेचुरल गैस हो गया, वो कहां पे मिलेंगे, कब तक हम उसको ले लेंगे, कब तक हम उसको रिफाइन कर लेंगे, टाइमलाइन और प्रॉपर बिजनेस मॉडल, ताकि जो स्ट्रेटेजिक गैस शॉक है जो अभी हमको देखने को मिल रहा है, प्रॉपर प्लान बनाया गया। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने बोला कि सर, इसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे, ठीक है, ये लंबा प्लान है। और ये तो खाली एक प्लान है, ये प्लान आपको प्रोड्यूस करने में ही लंबा समय लगेगा। और वैसे तो 10-15 साल अगर इसको एक्चुअल में फीजिबल बनाना है, तो सरकार ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसमें भी हमको आत्मनिर्भरता चाहिए। फिर अब ये ईरान और इजराइल वॉर हो गई। अब ईरान इजराइल वॉर से मैंने क्या बताया, बैक टू स्क्वायर वन। हम डिपेंडेंट है एनर्जी बाहर से। एलपीजी एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट भी अभी 2028 में एक्सपायर हो रहे हैं। कतर से हमने साइन किए, कतर पे हमला हो रहा है, सारे के सारे शिपमेंट्स वहीं अटके हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 शिप चले गए, हो हल्ला हो गया। 2 शिप से क्या हो जाएगा, क्या आपकी एनर्जी जो है वो पूरी हो जाएगी? नहीं होगी। तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉक होने से हमारी बैंड बच गई है। अभी हमारे पास 74 दिन 74 डेज के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, लगभग 2-2.5 महीने। और उम्मीद यही है कि मार्च तक वो रुक जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं रुका तो हमारी लगने वाली है, कायदे से लगने वाली है। अब देखिए, एलपीजी जो है, एलपीजी और एलएनजी, सीएनजी, ये जितने भी आपकी गैसेस हैं ना, इनके प्रोसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। और अब देखिए, अगर मान लीजिए कि भारत जो अपने प्लान पे जाता है, भारत ये कहता है कि चलो एक काम करते हैं कि हम अपने गैस रिजर्व्स तुरंत तुरंत देखते हैं। जो पीएसयू ने प्लान दिया, अगर उसको मान लीजिए हम थोड़ा जल्दी भी करते हैं तो भी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि ये गैसेस हैं, इनको रिफाइन करने में, इनको मतलब इस खोजने में, रिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ये इतना आसान नहीं है, तो हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। लेकिन कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस है? तो 2 ऑप्शंस है। सबसे पहली बात, 2 डिफरेंट फ्यूल्स हम यूज करते हैं। एक है हमारा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सीधा आपको इफेक्ट करता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। चलो मैं कहता हूं कि पेट्रोल डीजल है, लेकिन पेट्रोल डीजल नहीं है तो भी आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप पैदल चल लेंगे, आप साइकिल से चल लेंगे। लेकिन एलपीजी तो आपके घरों में आती है, क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आप सिलेंडर्स में लेते हैं,
और वो प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, लिक्विफाइड प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, राइट। अब सीजन टू सीजन डिपेंड करता है। ये क्रूड ऑयल से आता है, जो हम कच्चा तेल खरीदते हैं ना, उसको रिफाइन करके नेचुरल गैस को प्रोसेस करके नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से आपको एलपीजी मिलती है। और उसके बाद ये कंटेनर्स में अंडर प्रेशर, एक सर्टेन प्रेशर होता है, उसमें ये स्टोर किया जाता है। दूसरा आपका है पीएनजी, जो पाइप्ड नेचुरल गैस है। बहुत जगह अब नेचुरल गैस कनेक्शंस होने लगे हैं, पाइप में गैसेस आ रही हैं, वो नेचुरल गैस है। और वो है मीथेन। अब मीथेन आपको बहुत नीचे अंडरग्राउंड जो ऑयल और गैस वेल्स होती है ना, उसमें आपको CH4 मीथेन, बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन, वो मिलेगी। आप समझ रहे हो। फिर आती है आपकी CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब इसको एकदम कंप्रेस की जाती है इस गैस को, और व्हीकल में आप देखते हैं कि CNG लगी होती है। 2000 से 2500 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये प्रेशर बनाते हैं, और उसके बाद इसको व्हीकल सिलेंडर्स में स्टोर किया जाता है। देन देयर इज LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब ये भी नेचुरल गैस है, इसको -161 डिग्री सेल्सियस पर कूल किया जाता है, ताकि एकदम ये कोल्ड ठंडा लिक्विड बन जाए, और उसके बाद इसको शिप किया जाता है, स्टोर किया जाता है। PNG, CNG, LNG ये मीथेन रिच फ्यूल है, डिफरेंट फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन्स है। और इसके बिना अगर हम भारत के एनर्जी नीड्स की बात करें तो वो है अधूरी। अब ये डिफरेंस जो होता है ना, जो मैंने आपको बताया, ये डिटरमाइन करेंगे कि भाई हम कितना लंबा जो है वो चल सकते हैं। अब ये तो चलिए हमने अलग अलग फ्यूल्स की बात कर ली। अब आप दूसरे पहलू पे आ जाइए। भाई UAE, ईरान और कतर, इन सब से हम बहुत ज्यादा गैस खरीदते हैं, ठीक है। जितनी भी गैसेज हैं, क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा खरीदते हैं। अब ये सब हैं परेशान। चाइना और अमेरिका, ये चाइना और अमेरिका सबसे बहुत प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद ये 3 देश हैं, राइट। एलपीजी प्रोडक्शन जो है, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है। देखिए जब से उज्ज्वला स्कीम आई है, पहले तो गांव में चूल्हे बंद, अब वो भी रिप्लेस हुए जा रहे हैं, तो लगातार एलपीजी की डिमांड बढ़ती जा रही है। भारत में एलपीजी की डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई उस हिसाब से नहीं है। अभी भी आपको सिलेंडर तुरंत नहीं मिल जाएगा। मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, जैसे मैं तो भाई कराता हूं तो शाम तक आ जाता है, लेकिन आप जब गांव में जाएंगे तो वहां पे टाइम लगता है। यानी कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई है कम। और अब इसके बाद ये कैस्केडिंग इफेक्ट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत जो है, भले ही उसने 30% डाइवर्ट कर दिया कि तुम्हारी जो कमर्शियली एलपीजी यूज होती है, कमर्शियल सिलेंडर अलग होता है, अब उसको भी, वो गैस भी जाएगी लोगों के पास। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम अपनी इस क्राइसिस को अभी मैनेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि क्राइसिस जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। अब एलपीजी क्योंकि एक प्रोसेस्ड फ्यूल है, और वो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग और नेचुरल गैस से आता है, तो आप उसको तुरंत नहीं निकाल सकते। ऐसा नहीं है कि कल आपको कोई वेल मिल गया तो आपने निकाल लिया और एलपीजी बना के लोगों को चेप दिया, नहीं होगा ऐसा, भूल जाइए। और वहां पे ऑलरेडी क्राइसिस है, तो सारे प्लांट है बंद, और उसको शुरू करने में ही 1-2 महीना लग जाते हैं। तो 1-2 महीना के पास खाली तो हमारे रिजर्व ही बचे हैं। तो ज्यादा एलपीजी अगर आपको चाहिए तो आपको बेसिक फ्यूल्स की ज्यादा जरूरत होगी। और बेसिक फ्यूल क्या है एलपीजी के लिए? कहते हैं ना कि भाई खाना बनाने के लिए सबसे बेसिक चीजें क्या हैं, तो वैसे एलपीजी के लिए आपको क्रूड ऑयल की जरूरत है, आपको रिफाइनरीज की जरूरत है, आपको वेट नेचुरल गैस की जरूरत है। वो इस समय हमको दिख नहीं रही है, राइट। और उसके बाद अगर आपको ये सब मिल भी जाता है तो आपको स्टोरेज टैंक्स, बॉटलिंग प्लांट्स की जरूरत है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत है, आपको ट्रक और टैंकर्स की जरूरत है। तो इस समय हम कहां खड़े हुए हैं, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए 33 करोड़ हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, और इनमें 3 करोड़ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है जिनके पास एलपीजी कनेक्शंस हैं, राइट। अब इन तक पहुंचने के लिए यू हैव 25,000 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप अब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होता है? आपके जो जिस भी एजेंसी है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब सिलेंडर उनके यहां जाता है, अलग अलग है ना, अलग अलग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आपके यहाँ भी जो एलपीजी आप लेते होंगे, जो एजेंसी है वही डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो आपके घर तक जो है वो एलपीजी पहुंचाते हैं, ठीक है। अब 14,000 कनेक्शन पे एक है, देयर इज वन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर एवरी 14,000 कनेक्शंस। अब जो एडल्ट है, और जो ऑडिट है, सॉरी ऑडिट 2019 में हुआ, 58% डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सोचिए 58%, मतलब आधे से ज्यादा, 15 से 92 किलोमीटर तक इनकी रीच है, यानी कि 90 किलोमीटर तक एलपीजी पहुंचा रहे हैं। भाई कायदे से तो यही होना चाहिए ना कि हर 5 किलोमीटर पे होना चाहिए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे कम हैं, होने ज्यादा चाहिए। मेरी बात समझिए। आप शहरों पे मत जाइए कि शहरों में क्या हो रहा है, लेकिन कई जगह 92 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ रहा है एलपीजी पहुंचाने के लिए, राइट। तो ये चीज है। उसके बाद ये जो सिलेंडर्स हैं, ये 214 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट से आते हैं।
यानी कि सोचिए बॉटलिंग प्लांट्स भी हमारे यहाँ बहुत कम है। तो 17 लाख हर एक बॉटलिंग प्लांट 17 लाख कनेक्शंस के लिए, 17 लाख कनेक्शंस के लिए हर एक बॉटलिंग। अबे 17 लाख तो एक शहर की पॉपुलेशन होती है, और कुछ देशों में तो कुछ देश की पॉपुलेशन है। अब 17 लाख भाई न्यूजीलैंड की पूरी पॉपुलेशन है। तो आप समझिए कि देयर इज ओनली वन एलपीजी बॉटलिंग प्लांट फॉर 17 लाख कनेक्शंस। और ज्यादातर जो बॉटलिंग प्लांट्स है वो सिंगल या डबल शिफ्ट्स में काम करते हैं, राइट। अब जो ये एलपीजी है फॉर बॉटलिंग प्लांट्स, ये 22 रिफाइनरीज से आती है। यानी कि पहले रिफाइनरी है, फिर ये बॉटलिंग प्लांट्स में जाती है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचती है, फिर ये आपके घर तक पहुंचती है। ये इस तरीके से सब चलता है, ठीक है। अब ये सब डिपेंड करता है आपके इंपोर्टर पे, यानी कि आप कहां से मंगा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से आप इसको भी संभाल सकते हैं, क्योंकि भारत एलपीजी में अच्छा कर रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सबका सिलेंडर आ रहा है। इतने में भी भारत बहुत अच्छा कर ले रहा है, ये भारत की काबिलियत है। लेकिन दोस्तों जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ही बंद है तो आप क्या कर लेंगे, राइट। ये चीज है। तो वही बता रहे कि जो कंट्री की एलपीजी कंजप्शन है वो 31,000 टीएमटी है, ठीक है। अब सिर्फ 11,000 टीएमटी जो है वो भारत में आई है, सिर्फ 11,000 टीएमटी भारत में प्रोड्यूस हुई है, और बाकी जो 20,000 टीएमटी है ना वो हमने बाहर से ली है। तो हम हेविली डिपेंडेंट हैं बाहर के ऊपर। अब देखिए 2000 में क्या हुआ था, अर्ली 2000 में, 2003-4 में हमको KG-D6 ब्लॉक मिला था, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब उस समय यह था कि मजा आ जाएगी भाई, ये हमने एक बेसिन ढूंढ लिया है, कृष्णा गोदावरी जो डेल्टा बनता है वहां पे ही आंध्रा में, और वहां पे भर भर के आपको गैस मिलेगी, मतलब एलपीजी की बाढ़ आ जाएगी, ऐसा बोला गया। 88 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हर दिन हम निकालेंगे, 88 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, यानी कि जो भारत का गैस प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगा, ये उस समय बोला गया था। बट 2010 तक 7-8 साल बाद दोस्तों असलियत से सामना हमको करना पड़ा। सिर्फ और सिर्फ 70 मिलियन क्यूबिक मीटर्स, 88 मिलियन से हम पर डे 70 मिलियन क्यूबिक मीटर्स निकाल रहे हैं। ये पीक है हमारा, इससे कम ही हुआ। तो बहुत ही जो एक्सपेक्ट किया था उतना आया नहीं। क्यों? क्योंकि वाटर और सैंड जो है वो कुछ वेल्स में चला गया, प्रेशर जितना सोचा था उससे नीचे ड्रॉप हुआ। वही कह रहे हैं ना कि आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत लगते हैं। जैसे मैं जब पहाड़ों पे पहली बार गया तो मुझे लगा कि 250 किलोमीटर तो मैं 7-8 घंटे में कवर कर लूंगा, लेकिन जब मैं वहां पे गया तो गाड़ी चलाई तो 2 दिन लग गए। अब तो आदत हो गया, तो सुबह 8 बजे अभी मैं मुंशियारी गया था, 250 किलोमीटर शाम तक आ गया था। लेकिन सबसे पहली बात बता रहा हूं, तो मुझे रियलिटी से सामना करना पड़ा ना। प्लान तो आप बहुत अच्छा बना लेते हैं। सो यही भारत के साथ हुआ। 2012 में जो शॉर्टफॉल था टारगेट और एक्चुअल प्रोडक्शन, बिल्कुल कि जो टारगेट किया था और जो एक्चुअल प्रोडक्शन आया वो एकदम विजिबल था, क्लियरली विजिबल था, ठीक है। 2 फील्ड 2020 में बंद हो गई, 2 फील्ड्स वर कंप्लीटली शट डाउन। सो द पॉइंट इज कि प्रोड्यूसिंग गैस इज नॉट एट ऑल इजी, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस आपके किचन तक चाहिए तो आपको ज्यादा एक्सप्लोरेशन, ज्यादा प्रोड्यूसिंग वेल्स की जरूरत है, ज्यादा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत है। इस समय भारत 1.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स हमारे पास नेचुरल गैस रिजर्व्स है, प्रूवन है ये 1.3 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स। अब इसको हम कंपेयर करते हैं अमेरिका और ईरान से। अमेरिका भारत को भर भर के गैस बेच रहा है। अमेरिका के पास 12.6 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स है और ईरान के पास 32 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर्स है। तो ईरान ने तबाही मचा दी है। 32, हम 32 गुना कम है ईरान से, और अमेरिका से 12 गुना कम है, राइट। और 30 से 35 बिलियन क्यूबिक मीटर्स हम साल का बनाते हैं, ठीक है। 2030, चलिए यहां पे एस्टिमेट जो बनाया है हमारी पीएसयू ने, ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो आप इंक्रीज करेंगे, बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि डिमांड भी 11% से इंक्रीज होने वाली है, 11%। और उस हिसाब से क्या आप उतना प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने देश में? जवाब है नहीं, राइट। आईईए ये कहती है कि जो डीप वाटर एरियाज हैं वो काफी ज्यादा महंगे हैं, बहुत पैसा लगना है, और सर्टेनिटी भी नहीं है कि आपको वही आउटपुट मिलेगा जो आप चाह रहे हैं कि नहीं, जो नहीं चाह रहे। तो बैलेंसिंग जो कॉस्ट है दैट विल बी क्वाइट ट्रिकी। और अगर आपका ईरान वॉर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस सॉल्व नहीं होती है तो भारत को फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक और प्रॉब्लम है, 2028 में भारत के एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो एक्सपायर हो रहे हैं। अब ये जो एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो आपको स्पॉट मार्केट पे जाना पड़ता है। स्पॉट मार्केट मतलब वही कि आपको करंट प्राइस पे एलपीजी लेनी पड़ती है, ठीक है। तो भाई करंट प्राइस पे महंगी होगी। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो काफी सस्ती देगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया था कतर से। कतर की जो स्टेट ओन कतर एनर्जी
उससे हमने एलएनजी का एक जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जो 2028 में एक्सपायर हो रहा है। तो एलएनजी कतर से बहुत आती थी और कतर है बंद। तो यानी कि जो 60% हम अपनी एनर्जी जो है वो कतर से मंगाते थे ये नेचुरल गैस की, वो हो गई है बंद। और कतर को भी भाई देखिए, कतर को भी उतने बायर मिले नहीं है, भारत एक अच्छा बायर मिला, तो भारत को बोला कि आप ही ले लो, हमारे पास तो अच्छी सप्लाई है तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भारत देखिए जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई चीज है जो बहुत बिकेगी और आपके पास उतने बायर्स नहीं है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया, चाइना ये सब खुद अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहे हैं, अमेरिका, भारत नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो भारत एक अच्छा बायर है, तो उसके लिए सऊदी, यूएई सब लाइन में लगे हुए थे, बट भारत ने कतर के साथ साइन किया। हालांकि जब एक्सपायर हो गए तो भारत इनके साथ भी साइन करेगा, आप समझ रहे हो। तो बढ़िया है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। अब लग तो रहा था कि अगले साल से जबरदस्त सप्लाई आएगी, वेव ऑफ सप्लाई आएगी और 2029 तक आती रहेगी और हम सब कुछ जो है वो स्टोर कर लेंगे, बट वही कि वॉर ने सब बिगाड़ दिया, एवरीथिंग। और फरवरी में एंड आते आते जब हमारे शिपमेंट जाने के लिए रेडी थे, सब रुक गए। अब कतर में इसको शुरू करने में सब बंद पड़ा हुआ है, महीनों लग जाएंगे, आराम से 2-3 महीने ये ले लेगा। तो ये दिक्कत है और भारत को उस हिसाब से सोचना है। अब देखिए क्या कुछ हमारे पास तरीका है, क्या इसका एक अल्टरनेटिव है? 2 अल्टरनेटिव हैं। आर्टिकल कहता है और मुझे भी लगता है कि जैसे एक नेदरलैंड वे है, एक जापान का तरीका है। नेदरलैंड वे क्या है? जैसे जो डच होम्स हैं वो कोयले पे चलते थे 1960s तक, उसके बाद वो पाइपों में जो पाइप्स आते हैं ना, नेचुरल गैस देने लगे, बहुत बढ़िया। लेकिन अब वो इलेक्ट्रिक हीटिंग पे जाने लगी, यानी कि वो बिजली, आपको एनर्जी चाहिए ना, अल्टीमेटली वो बिजली से एनर्जी बन रही है। तो भारत भी ये काम कर सकता है और ये काम जल्दी हो सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसमें टेक्निकलिटी ज्यादा है, इसमें पैसा ज्यादा लगेगा और उसमें प्लानिंग खतरनाक तरीके की लगेगी। बट हाँ, आप इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जो है वो, और देखिए इंडक्शन, अब क्योंकि भाई गैस आपकी खत्म हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडक्शन है हमारे पास, तो खाना तो बन जाएगा, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जापान की बात करें और डच ये कह रहे हैं, नीदरलैंड कह रहे हैं कि 2050 तक हम पूरी तरीके से गैस पे डिपेंडेंट, मतलब खत्म कर देंगे, हम गैस को हटा ही देंगे, हम सब सिर्फ इलेक्ट्रिक पे जाएंगे। बट देखिए नीदरलैंड और भारत का जो लैंडस्केप है और जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जापान की बात करें तो उसने भी यही बोला कि देखिए वो काफी लंबे समय तक इंपोर्टेड गैस पे डिपेंडेंट रहा। अब 11% जो गैस है उसकी गल्फ से आ रही है, बस ओनली 11%। उसने कतर से अपनी जो डिपेंडेंसी है वो अच्छी खासी रिड्यूस कर ली है। यूएई से खाली, मतलब एक समय पे 25% मंगाते थे, अब खाली 6% मंगा रहे हैं। उनका एक इमरजेंसी सिस्टम है जिसमें जो बिगेस्ट एलएनजी सप्लायर है वो उनके बिहार पे गैस खरीदता है। आप ये मान के चलिए कि जैसे मैं वहां पे नहीं हूं, लेकिन मैंने एक को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप मेरे बिहार पे खरीद लेना, कल को कुछ हो तो आप खरीद के रखना खूब सारा, तो मैं आप वहां से आपसे ले लूंगा। तो भारत भी जो है वो ये कर सकता है, भारत इनके बीच में फंसा हुआ है। तो अब देखेंगे क्या होता है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि चीजें, मतलब रास्ता निकल ही आएगा, क्योंकि रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, बट सबने ना राशनिंग शुरू कर दी है कि हम सबको नहीं देंगे, क्योंकि उन्हीं के देश में जो है वो आफत आई हुई है। अभी हमारे पास 2 महीने हैं, अगर वो रुक जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर वो बहुत लंबा चलता है तो प्रॉब्लम आपके दरवाजे पर खड़ी हुई है। थैंक यू सो मच।